गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ITI एंट्रेंस के लिए जो बैच प्रारंभ किया है, उसमें एक कदम आज आगे बढ़ते हुए इकोनॉमिक्स अगला क्लास करते हैं और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उस पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है। पूंजी से आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। कैपिटल, रुपया, पैसा, उसी को पूंजी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जा रहा है कि पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है। अब देखिए यहाँ दोस्तों, ऑप्शन क्या क्या दे रहा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। देखिए दोस्तों, यही है पहला ऑप्शन, यही सही होगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय दोनों मिलकर के पूंजी निर्माण संबंधी जो आंकड़ा है भारत का, वो एकत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, अभी जानते हैं हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आज फिर से जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, इसका इंग्लिश नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई आप लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, वही इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई RBI की बात। यह जानकारी हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है। ये तो हो गई RBI की बात। अब आते हैं हम लोग केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय पर, जिसको इंग्लिश में CSO, शॉर्ट फॉर्म है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था 2 मई 1951 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली। और इसके संस्थापक थे महालनोबिस, PC महालनोबिस। ठीक है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज में और छूट गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान में गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में जो गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक के, ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये इंपोर्टेंट पॉइंट से आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा और ऊपर कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। एक टर्म आ रहा है यहाँ पे, आर्थिक समृद्धि। पहले तो हमें आर्थिक समृद्धि के बारे में जानने की आवश्यकता है कि आर्थिक समृद्धि होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका परिचायक कौन है। तो आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य है किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि का परिचायक माना जाता है। किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन देखेंगे हम लोग कि इस स्टेटमेंट को कौन सा ऑप्शन जो है पूरा कर रहा है।
देखिए पहला ऑप्शन है निश्चित अवधि में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये नहीं होगा। इसका डिफिनेशन है कि निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वह होगा आर्थिक समृद्धि। अब देखिए इस स्टेटमेंट को पूरा करने वाला है ऑप्शन सी, किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम से आप लोग परिचित होंगे, राष्ट्रीय आय क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है उसे क्या कहेंगे, आर्थिक समृद्धि, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के भाग नहीं है। अब आर्थिक सुधार क्या है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। आर्थिक सुधार वह व्यवस्था है जिसमें आर्थिक गतिविधियों को सुधारा जाए, ठीक है दोस्तों। अब देखना है इसमें कि द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार के भाग कौन सा नहीं है। तेल के क्षेत्र में सुधार, ये तो है ही। सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार, ये भी है। न्यायिक प्रणाली के सुधार, यही है, यह नहीं है, ठीक है दोस्तों। द्वितीय पीढ़ी के सुधार में न्यायिक प्रणाली के सुधार नहीं आता है। यह शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार, ये भी आता है द्वितीय पीढ़ी में। अभी जो चल रहा है वो है तृतीय पीढ़ी, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में भारत में तृतीय पीढ़ी का आर्थिक सुधार चल रहा है जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर के बारे में आप लोग जानते होंगे। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है दोस्तों। जीएसटी है, यह थर्ड जनरेशन में आ रहा है, मतलब पहले द्वितीय पीढ़ी में ये सब था, ये नहीं था, सॉरी। द्वितीय पीढ़ी में क्या था, तेल के क्षेत्र के सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार और शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार। तृतीय पीढ़ी में चल रहा है वस्तु एवं सेवा कर, दिवालिया कानून तथा बैंक मुद्रा। दिवालिया कानून तथा बैंक मुद्रा, ये संबंधी बातों को तृतीय पीढ़ी में रखा गया है जो अभी चल रहा है। जैसे ये सेकेंड जनरेशन के बारे में पूछा गया है द्वितीय पीढ़ी के बारे में, वैसे अगर तृतीय पीढ़ी के बारे में पूछा जाए तो हम लोग यह जवाब दे सकते हैं, यह ऑप्शन का सही आंसर मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सॉरी, ये मुद्रा बैंक होगा, बैंक मुद्रा लिखा गया, मुद्रा बैंक का गठन, यह हो जाएगा तृतीय पीढ़ी में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न कराया जा रहा है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग प्रश्न डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर के लिए हमारे वीडियो को देख सकते हैं। सारे प्रश्न जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। थोड़ा सा और प्रश्न ऊपर किया जाए। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न आ रहा है यहाँ पर कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास से हम लोग परिचित हैं। आर्थिक रुपया पैसा पूंजी में जो वृद्धि होती है उसी को आर्थिक विकास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पूछा जा रहा है युग्मित होता है। युग्मित का मतलब, युग्म का मतलब है जोड़ा लगाना या साथ साथ चलना, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आएगा पहला ऑप्शन अपस्फीति। अपस्फीति नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अपस्फीति में क्या होता है, कीमतें घटती है और लोगों का आय भी घटता है, ठीक है, तो ये स्थिति नहीं होगा। स्फीति के साथ, बिल्कुल। स्फीति का डिफिनेशन आप लोग जानते होंगे। स्फीति क्या कहलाता है, क्या होता है? लोगों के
आय के साथ साथ कीमतों में वृद्धि, निरंतर वृद्धि जो होती है उसी को स्फीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए स्फीति की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। लोगों का इनकम बढ़ता है और खर्च भी बढ़ता है, जिसके कारण डिमांड भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लगाया जाए सर। अब देखिए दोस्तों, आ गया प्रश्न, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा? नहीं, इसके द्वारा नहीं किया जाता है। भारतीय योजना आयोग द्वारा? नहीं, इसके भी द्वारा नहीं किया जाता। यह हो गया ऑप्शन सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण पूछा जा रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का जो ऑफिस होता है उसके द्वारा ही आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न, कि किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, आर्थिक समृद्धि कब होगी पूछा जा रहा है, आर्थिक समृद्धि कब होगी? ऑप्शन दिया गया है, विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है तब, देश में जनसंख्या वृद्धि होती है तब, देश में पूंजी निर्माण होता है तब, या विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है तब। यह ऑप्शन सही होगा इसका, देश में पूंजी निर्माण होता है तब। आर्थिक समृद्धि का मतलब है आर्थिक रूप में वृद्धि, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण। तो जब पूंजी बढ़ेगा तभी तो हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप लोग इस ऑप्शन को याद कर लीजिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, या फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लगाया है सर। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है? अब देखिए, आर्थिक विकास एक टर्म यह आ गया, पहले था आर्थिक समृद्धि, अब है आर्थिक विकास। तो जो हम लोगों ने आर्थिक समृद्धि के बारे में पढ़ा था, सेम टू सेम लगभग आर्थिक विकास भी है। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक विकास में जब प्रति व्यक्ति लोगों की आय बढ़ती है तो लोगों के क्रय शक्ति भी बढ़ती है। सीधी बात है, इनकम बढ़ेगा तो लोग खर्चा करेंगे, क्रय शक्ति बढ़ने का तात्पर्य वही है, खर्च करने में सक्षम। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है इसमें कि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है। तो आर्थिक विकास में किसे शामिल नहीं किया जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, यही है, इसको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकास के जो भी मायने हैं, जो भी लगाया जाता है पता कि हाँ हमने कितना विकास किया, क्या किया, उसमें जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एनडीपी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय पीसीआई कहते हैं, यह सबको काउंट किया जाता है। लेकिन अगर किसी देश से या बाहरी मदद ली जाती है, कर्ज लिया जाता है, ऋण लिया जाता है, तो उसको नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि हम जो कमाएंगे वह आय में काउंट होगा, ना कि जो कर्ज लेंगे वो तो व्यय में काउंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, एक टर्म आ रहा है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक एक संस्था है जो विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी के नाम से आप लोग परिचित होंगे।
यह यूएसए की राजधानी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या अमेरिका भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, यह विश्व बैंक की स्थापना और उसका मुख्यालय। अब वर्तमान में जो विश्व बैंक के निदेशक हैं, हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक, उनका नाम है डेविड आर मालपास। यह तीनों आपको याद रहना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, ताकि एग्जाम में सहायता मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन सा नहीं है? हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है श्रम की न्यून कार्यक्षमता। बिल्कुल है, श्रम की न्यून कार्यक्षमता है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के जितने भी लोग, कामगार लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी कार्यक्षमता अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्हें अच्छे से ट्रेंड नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रति व्यक्ति निम्न आय, बिल्कुल ये भी है, ये तो है ही, अपने आय, यहाँ का आय स्तर एकदम निम्न है। पूंजी निर्माण की न्यून दर, बिल्कुल ये भी है, पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा है, उद्योग धंधे उतने अच्छे डेवलप नहीं है, बहुत सारी सरकारी नीतियाँ कहे या लोगों की कमी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। यह गलत है, यह नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो नहीं है तो प्राकृतिक संसाधन की कमी, बिल्कुल कमी नहीं है। अपने यहाँ प्राकृतिक संसाधन की बिल्कुल कमी नहीं है, बस उसका अच्छे ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मानक क्या है? ठीक है दोस्तों, आर्थिक समृद्धि मापने का सबसे उपयुक्त मानक है उस देश का, मतलब क्या है? तो जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल यह होगा। आर्थिक समृद्धि मापना है तो प्रति व्यक्ति आय को मापना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले जो पहले प्रश्न था उसमें आर्थिक समृद्धि के संबंध में चर्चा की गई है, उसमें भी इसका आंसर बताया गया था। ठीक है दोस्तों, कि प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ता है तो ही उसका आर्थिक समृद्धि होगा। क्यों होगा? कि लोगों का इनकम बढ़ेगा तो खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, क्रय क्षमता बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक समृद्धि कब होगा? जब हमारा इनकम बढ़ेगा तब ना। ठीक है, चलिए सकल घरेलू उत्पाद के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, यह होता है इसका फुल फॉर्म, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा और ऊपर लीजिए सर। देखिए दोस्तों, यह सूची का मिलान करना है। ठीक है, सूची का मिलान कर, सर थोड़ा और ऊपर लीजिए, इसको कटने दीजिए। सूची मिलान कर रहा है, लोग समझ जाएंगे। बस बस देख लीजिए ऊपर, ये सब आ रहा है ना नीचे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहा है सूची वन का मिलान करना है सूची 2 से। अब देखिए क्या कह रहा है, आर्थिक विकास यह किससे संबंधित होगा? आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित होगा? संपोषित विकास किससे संबंधित है? और जीवन की गुणवत्ता किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, हम लोग ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, बशर्ते इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों,
इसके बारे में अगर जानकारी होगी तभी हम कर पाएंगे। तो आर्थिक विकास का मतलब है संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन कब होगा? जब आर्थिक विकास होगा। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य अगर आर्थिक रूप से संपन्न होगा, अगर हम अपने ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र का उदाहरण ले लें, तब भी अगर वह व्यक्ति या वह राज्य या वह घर आर्थिक रूप से संपन्न होगा तो उसके संरचनात्मक विकास में परिवर्तन जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ। आर्थिक वृद्धि से क्या तात्पर्य है? आर्थिक वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक वृद्धि का मतलब हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जितना बढ़ेगा उतना आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है संपोषित विकास। तो संपोषित विकास हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित। संपोषित विकास वैसा विकास होना चाहिए कि पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और अपना भी विकास हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने भूगोल में इसके बारे में पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑप्शन डी, जीवन की गुणवत्ता। तो जीवन की गुणवत्ता तब बढ़ेगी जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मनुष्य का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तब जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो हो गया ए का 4। अब देखेंगे इसमें ऑप्शन ए का 4 कौन कौन सा है। तो ए का 4 है बी में, बी का क्या आया 1, इसमें नहीं है तो यह नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक है दोस्तों, तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए सर, बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन है यूनेस्को है, विश्व बैंक है, यूएनडीपी है और आईएमएफ है। तो इस ऑप्शन में सही हो जाएगा अपना यूएनडीपी। यूएनडीपी जो है यही आर्थिक विकास रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। ठीक है दोस्तों, यूएनडीपी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में कहते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं ताकि याद रहे। ठीक है दोस्तों, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 22 नवंबर 1965 को। यूएनडीपी का स्थापना हुआ था 22 नवंबर 1965 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए। आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है दोस्तों, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
फिर हम बताएंगे यूनेस्को के बारे में, विश्व बैंक के बारे में बता ही दिए हैं, और IMF के बारे में। एक चीज और है दोस्तों, जो UNDP के वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है अचीम स्टेनर। अचीम स्टेनर, यह इसकी UNDP के अध्यक्ष है। अब देखिए दोस्तों, एक UNDP से हमें कितनी जानकारी मिलती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क USA में। स्थापना कब हुआ था, तो 22 नवंबर 1965 को। फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंग्लिश में, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अचीम स्टेनर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जानते हैं हम लोग यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को क्या है। सर थोड़ा ऊपर ले लिया जाए, थोड़ा सा ऊपर, सिर्फ व्हाइट वाला दिखना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर कीजिए, और ऊपर जाएगा सर। अब नहीं जा रहा है ऊपर, क्वेश्चन कट जाएगा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन के बारे में बता दिए हैं, यूनेस्को के बारे में बताना है मुझे। ठीक है सर, चलो कीजिए। थोड़ा सा और ऊपर लिया जाए सर। तो आगे आते हैं, यूनेस्को के बारे में जानते हैं हम लोग। यूनेस्को, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ठीक है दोस्तों, इसके फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अब यूनेस्को फुल फॉर्म तो हम लोग जान चुके हैं, फुल फॉर्म को मिटा देता हूं मैं। आप लोग इसे अगर नहीं जानते हो तो नोट कर लीजिएगा, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जानते हैं यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था 4 नवंबर 1945 को। 4 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय है पेरिस। पेरिस आप लोग जानते हो कहाँ है, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे जरूर। अच्छा, एक टर्म इसमें और है, इसका जो महानिदेशक है उनका नाम है आंद्रे एंजोले, कहीं कहीं अजोले भी लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों,
यूनेस्को के महानिदेशक उनका नाम है आंद्रे एंजोले। ये टर्म्स है, आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। करंट अफेयर से प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है, अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ है तो कहाँ कहेंगे हम लोग, पेरिस फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो आंद्रे एंजोले। चलिए अब जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। हम लोग जान चुके हैं विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, उसका मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में जान चुके हैं हम लोग। एक बार फिर से मैं विश्व बैंक के बारे में बता देता हूं ताकि कंफर्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। वर्ल्ड बैंक जुलाई 1945। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। कहाँ है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वही है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, अब इसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में डेविड आर मालपास। ठीक है दोस्तों, यह भी याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो टर्म रह रहा है, आईएमएफ और यूएनडीपी। यूएनडीपी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, आईएमएफ के बारे में बता दे रहा हूं। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कैपिटल लेटर में लिखने का मतलब यह है कि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे और स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं हो। ठीक है दोस्तों, आईएमएफ का फुल फॉर्म जान गए हम लोग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में इसका मुख्यालय वही है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, और इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वह है क्रिस्टीना लेगार्ड। यहां लिख देता हूं, क्रिस्टीना लेगार्ड। कहाँ की है, जर्मनी की, जर्मनी की है। ठीक है दोस्तों, यह हो गया आईएमएफ के बारे में। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और आंसर के लिए हमारे वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, अपना कीमती समय निकाल कर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।